मैंने ये कहा था कि यहां से यहां जाने का टाइम अगर t है तो यहां से आने का टाइम 4t है, तो टोटल टाइम क्या हो गया, t प्लस 4t 5t। प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन मैंने अपनी प्रॉब्लम बुक से लिया है और आज हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखिए, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O ऑन द ग्राउंड। फ्रॉम दिस पॉइंट a ball is projected. It hits a smooth vertical wall AB at a height h. This ball hits this wall. ये गेंद इस दीवार से टकराती है at some height small h and rebounds elastically. अगर आप में से किसी को जरा भी डाउट है इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, तो इस केस में इलास्टिक कोलिजन का सिंपल मीनिंग ये है, एक बॉल अगर इस वॉल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पे आके टकराई, u स्पीड से टकराई, तो इसी u स्पीड से ये रिबाउंड करेगी एट सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो ऐसा होता है। इस केस में इलास्टिक कोलिजन का संदर्भ इतना ही है, ठीक है। द बॉल फाइनली लैंड्स एट ए पॉइंट C ऑन द ग्राउंड। यहां से बॉल को फेंका, ये यहां टकराया और फिर रिबाउंड करने के बाद पॉइंट C पर आकर ग्राउंड से हिट करता है, टकराता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज कैपिटल H। स्मॉल h और कैपिटल H को ठीक से समझ लीजिए। स्मॉल h क्या है, पूरे मोशन के दौरान मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, कैपिटल H है। और व्हाट इज स्मॉल h? इट इज height at which the ball hits the wall. We have to find the ratio of small h and capital H if it is given that ratio of OA and OC is 1:3. If it is given that ratio of OA and OC is 1:3, we have to find the ratio of small h and capital H. Students, this ball will of course move on a parabolic path. It will move on a parabolic path. Had there been no wall, it might have moved like this. अगर ये दीवार यहां पे नहीं होती तो ये किसी ऐसे पैराबोलिक पाथ पे ऐसा चल रहा होता, राइट? लेकिन यहां पे दीवार आ गई, इस हाइट को, इस पॉइंट को अगर मैं P लिख दूं तो हाइट AP को ही क्वेश्चन में स्मॉल h कहा गया है। यहां पे कोलिजन होने से ये बॉल इधर तो नहीं जाएगी, अब इधर जाएगी, राइट? तो ये बॉल यहां पे डिफ्लेक्ट हो गई और ऐसे आके पॉइंट C पर गिरी, समथिंग लाइक दिस। तो बॉल का एक्चुअल पाथ ये हुआ, बॉल उधर नहीं जा पाई। अब मेरा ये क्लेम है कि अगर 1 मिनट के लिए इस दीवार को तुम मिरर मान लो, मिरर, जस्ट इमेजिन कि ये दीवार नहीं मिरर है, तो ये जो पाथ प्रोजेक्टाइल का होना चाहिए था, ठीक उसी का मिरर इमेज, ये जो हिस्सा है इसका मिरर इमेज एक्चुअल पाथ होगा हमारे गिवन प्रोजेक्टाइल का। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में, ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल नहीं बदला। भाई इलास्टिक नहीं होता तो भी नहीं बदलता। ये बॉल अगर u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे जा रही थी तो इस बॉल की वेलोसिटी का एक y कंपोनेंट और एक x कंपोनेंट था। x कंपोनेंट u cos थीटा और y कंपोनेंट u sin थीटा। जब यहां कोलिजन हुआ तो दीवार ने गेंद पे सिर्फ इधर फोर्स लगाया, ऐसा, इधर तो फोर्स लगा नहीं। तो अगर इधर फोर्स नहीं लगा तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्यों बदलेगी? तो जब ये बॉल ऐसे रिबाउंड करेगा ना, ऐसा, तो इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट यही रहेगा जो पहले था और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जस्ट फ्लिप हो जाएगी। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड इधर थी तो कोलिजन के बाद 5 मीटर पर सेकंड उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगी। इलास्टिक कोलिजन का यही मतलब है यहाँ पे। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बदली क्या? हाँ बदली, बहुत भारी रूप से बदली। अगर 5 मीटर पर सेकंड इधर थी तो अब 5 इधर हो गई, बट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हैज नॉट चेंज्ड। और एक प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ये दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो ये हिट हुआ या नहीं हुआ, ये कोलिजन हुआ या नहीं हुआ, कोलिजन हो या नहीं हो, वाई डायरेक्शन में जो बॉल की वेलोसिटी है
उस पर तो कोई असर नहीं आया। अगर इस कोलिजन के ठीक पहले वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो कोलिजन के तुरंत बाद भी बॉल की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड ही है। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हैज नॉट सीन एनी चेंज, देयरफॉर द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड is not going to change. Time of flight is also not going to change. Which means कि अगर ये दीवार बीच में नहीं होती, ये बॉल नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह चलता, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता वही टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी उतना ही होगा। ठीक, और दीवार बीच में नहीं होती तो जो मैक्सिमम हाइट होता उतना ही मैक्सिमम हाइट बॉल ने अभी भी अटेन किया होगा। ये पक्की बात है। राइट स्टूडेंट्स, सो लेट अस अज्यूम दैट जब इस बॉल को फेंका गया तो इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट uy है और x कंपोनेंट ux है। इनिशियल वेलोसिटी का x और y कंपोनेंट ux और uy है, ऐसा एक मिनट के लिए मान लेते हैं। अब ux जो है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी नहीं बदलता, पर इस क्वेश्चन में एक बार बदला। कब? जब कोलिजन हुआ। अगर ux 5 मीटर पर सेकेंड है तो यहां से यहां तक 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट था, लेकिन इसके बाद वो सडनली 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया। तो उसके डायरेक्शन में 180 डिग्री का चेंज आया जस्ट वंस, एक बार। इसकी वजह से ये हुआ कि इसको, इस प्रोजेक्टाइल को और जितने समय तक उड़ना था उतने ही समय तक उड़ेगा ये, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दाहिनी तरफ होना था वही डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाईं तरफ हो गया। इसका अर्थ यह भी हुआ बच्चों कि ये जो दूरी है, ये दूरी बिल्कुल इतनी दूरी ये भी है। रिपीट, ये जितनी दूरी है उतनी ही दूरी ये भी है। ठीक है ना? अब जरा क्वेश्चन में इस दिए हुए चीज पे गौर किया जाए। OA, इस डिस्टेंस को अगर मैं x लिख लूं तो OC 3x है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। मतलब यहां से यहां की दूरी 4x है। गौर करना, अगर ये x है, ये 3x है, ये डिस्टेंस 4x है। राइट? दैट मीन्स अगर दीवार नहीं होता तो जो टोटल रेंज होनी थी वो 5x होनी थी। देखिए गौर से, यहां से यहां तक 4x, और मैंने क्या कहा, ये दूरी और ये दूरी तो सेम ही है, ये भी 4x है। तो अगर दीवार नहीं होती तो ये ट्रैजेक्टरी होता और x और 4x मिलकर के 5x होता। राइट? तो इसका रेंज, अगर इस डिस्टेंस को हम x माने तो इसका रेंज जो है वो 5x होना था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है वो तो कांस्टेंट स्पीड से होता है, सभी समझते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर O से A जाने का टाइम, O से A नहीं, O से P, सो सॉरी, O से P लिख रहा हूं। O से P जाने का टाइम अगर T है तो नेचुरली P से C जाने का जो टाइम होगा वो 4t होगा। अगर मैं इसको t लिख रहा हूं तो टाइम ऑफ ट्रेवल फ्रॉम P टू C विल बी 4t। क्यों भाई? क्योंकि हम कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर x डिस्टेंस ट्रेवल करने में मुझे t सेकंड लगे, जब x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ये प्रोजेक्टाइल चलेगा तो P पे पहुंच जाएगा, और यही प्रोजेक्टाइल जब 4x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली चलेगा तो P से C तक पहुंच जाएगा। स्पीड फिक्स्ड है, तो नेचुरली x डिस्टेंस ट्रैवल करने में अगर t सेकंड लगा है तो यहां से यहां जाने पे हॉरिजॉन्टल 4x डिस्टेंस ट्रैवल करने में 4t टाइम लगेगा। दैट मींस जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इन दोनों का सम 5t के बराबर होगा। तो यहां से यहां जाना और यहां लौट के आना, या सिंपली ये मोशन करना, इसको हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर बोलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहां से यहां जाने का जो टाइम है, जिसको मैं t बोल रहा हूं, इट इज नथिंग बट 1/5 ऑफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। प्लीज ध्यान दीजिए, यहां से यहां जाने का टाइम t, यहां से यहां आने का 4t, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या बोल सकता हूं? 5t। सो 5t इज नथिंग बट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, देयरफॉर t इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू 1/5। तो प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा है, इट इज 1/5 ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ a routine normal projectile is nothing but 2uy by g। अगर एक प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट uy है तो 2 times uy by g इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका 1/5।
That is the time that the projectile will take to move from O to P, right? तो अब हमें यह समझना है कि इतने सेकंड तक अगर हमने समय दिया प्रोजेक्टाइल को फेंक के तो वो कितनी हाइट ऊपर चढ़ गया होगा. This h is nothing but y coordinate of the projectile or height attained by the projectile in this much amount of time. So how do you write that? What is h? ut uy into t. I hope you are understanding. जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसका 1/5 टाइम ऑफ फ्लाइट है यहां से आ जाने का. उतने समय में y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ut plus half at square. That is the formula I am using for y direction. So initial velocity in y direction is uy into t, ut minus half g t square. This is the value of small h in terms of uy. So this becomes uy square by g. Again here also I will get uy square by g, uy square by g, and the numbers are 2 by 5 minus this will become 2 by 25. Am I right? Uy square by g, yes, this is what I will get. So if you simplify this, taking 25 as LCM, this will become 5 2 ja 10, 10 minus 2, this will become 8. So 8 upon 25 uy square by g. So this is how one can write h in terms of uy. Now we have to find the ratio of small h and capital H, right? So small h you have already written in terms of uy. Now capital H can also be written in terms of uy. वो तो सभी जानते हैं. कैपिटल H होता कितना है बेटा? मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना होता है? इट इज नथिंग बट uy square by 2g. So basically uy square by g is nothing but 2h, isn't it? तो यहां सीधा सीधा अगर हम 2 times capital H लिख दें तो this will become 16 by 25 capital H और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. Small h by capital H is 16 by 25. So students, I hope that all of you have understood this question, though it is not a very difficult kind of question, but slightly difficult to visualize in first attempt. तो आप में से जो लोग इसको दूसरी तीसरी बार देख रहे हैं उनके लिए तो ये शायद बहुत ही आसान रहा होगा, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको हो सकता है अभी भी थोड़ा डाइजेस्ट करने में समय लगे. एक बार और जरूरी पड़े तो रिवाइंड करके देख लीजिए. और प्लीज़ वीडियो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मेरे एफर्ट्स की कोई कदर नहीं कर रहे हैं आप लोग. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए क्वेश्चन के साथ.